हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। मैं विवेक शुक्ला आज आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जून 2019 का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ। और पार्ट सेकंड हमारा 10 से 20 क्वेश्चन को कवर करेगा। मीन्स कि 10 क्वेश्चन हम पर डे जैसे करते हैं, ठीक है, 1 डे छोड़ करके 1, ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन को कवर 20 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो यहाँ मैंने पार्ट डिवाइड इसीलिए कर लिया है क्योंकि अगर हम 10 MCQ एक दिन में करते हैं, ठीक है, तो अगर हम 10 इसके पार्ट भी लाते हैं तो रहेगा कि 10 पार्ट हम जब लेके आएंगे तो हमने पर डे अच्छे से एनालाइज कर लिया होगा और वो क्वेश्चन हमारे माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। और अगर हम 100 क्वेश्चन को अगर एक दिन में करने की सोचें या 20 या 30 क्वेश्चन एक दिन में करने की सोचें तो कहीं ना कहीं, ठीक है, कि कुछ न कोई ना क्वेश्चन हमारे मिस हो जाता है। तो 10 MCQ लेके आएंगे, ठीक है, परफेक्ट होगा और साथ साथ में आपके माइंड में भी डायरेक्ट बैठ जाएगा। और जब भी आप उस क्वेश्चन को आप कहीं भी देखते हैं तो आपको माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा हुआ था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 10 MCQs। तो पहला क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर रिकमेंडेड डबल लूप लर्निंग टेक्निक इन्वॉल्विंग लर्निंग फ्रॉम अदर देन फ्रॉम ओन सेल्फ पर्टेनिंग टू टेक्निक। पहला ऑप्शन रेंस लाइकर्ट, डोएट वर्ल्डो, क्रिस आर्गरिस, फेरल हैडी। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा है थर्ड, क्रिस आर्गरिस। तो यह क्वेश्चन फैक्चुअल था और डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि किसने डबल लूप ट्रेनिंग की बात की थी, डबल लूप टेक्निक की किसने बात की थी, ठीक है। तो यह आपको डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इतनी डेफिनेशन दी है तो डबल लूप लर्निंग की ही डेफिनेशन दी है कि इसमें क्या कहता है कि स्वयं की तुलना में दूसरों से सीखने से जुड़े, ठीक है, दोहरे, मतलब कि जिसे बोलते हैं डबल लूप सीखने की टेक्निक की बात की थी, तो क्रिस आर्गरिस ने बात की थी, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दी हुई है। तो लिस्ट 1 में हमारे थिंकर हैं, लिस्ट 2 में हमारी थ्योरी है। तो किस थिंकर ने क्या थ्योरी दी हुई थी आपको यह बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग, अब्राहम मैस्लो, मैक्स वेबर, डगलस मैकग्रेगर। लिस्ट 2 में क्या दिया, थ्योरी एक्स एंड वाई, ब्यूरोक्रेसी, हायरार्की ऑफ नीड, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब इसमें आपको जब ऐसे क्वेश्चन आ जाता है आपको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, या आपको जो क्वेश्चन 100% जो भी ऑप्शन आपको आता हो, ठीक है, 100% श्योर हो, आपको उसी क्वेश्चन को पहले एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि थ्योरी एक्स एंड वाई, ठीक है, तो थ्योरी एक्स एंड वाई किसने दिया हुआ था, तो इसको डगलस मैकग्रेगर ने दिया हुआ था, ठीक है। तो 4 में 1 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पे 4 में 1 किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, यह तो हमारे पहले ऑप्शन में ही है 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन ही पहले एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन हमें सभी ऑप्शंस को देखना है, ठीक है, एक बार हमें सही से देखना है कि कहीं गलती तो नहीं हो रही, ठीक है। तो 4 में तो 1 आ गया। तो फर्स्ट में देखते हैं फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग क्या है। तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी की हमेशा बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने 2 फैक्टर दिया था, हाइजेन फैक्टर एंड मतलब कि मोटिवेटर फैक्टर, जिसे कहते हैं अभिप्रेरणा की बात की थी, ठीक है। तो हमारा 1 में D4 आ जाएगा, मतलब तो हमारी इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। और साथ साथ में अब्राहम मैस्लो ने क्या दिया था, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड दिया हुआ था। हमारे मैक्स वेबर ने क्या दिया, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी दी हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यह कहता है कि निम्नलिखित में से किस तरीके से विकासशील देशों को वैश्वीकरण से लाभ नहीं हुआ है, ठीक है। कि मतलब कि जो विकासशील, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन से कौन सा लाभ उनको नहीं हुआ है आपको बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ग्लोबलाइजेशन एनेबल देम टू राइज कैपिटल विदाउट रिकॉर्ड्स टू इंटरनेशनल इंडेप्टनेस, ठीक है। तो क्या है, सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि यही होता है कि अगर आप पास ऋण की कमी है, ठीक है, तो आप दूसरे देश से ऋण ले सकते हैं और ऋण से भी आप पैसे जमा कर सकते हैं, आप सक्षम बन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से आपको बाद में चुकाना पड़ता है, तो वो अलग बात होती है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या कहते हैं, इट हैज़ स्ट्रेंथिंग द वेलफेयर स्टेट। तो क्या इसने वेलफेयर स्टेट को क्या इसने स्ट्रेंथ किया है? जी नहीं, इन्होंने तो वेलफेयर स्टेट की तो इन्होंने बात ही नहीं की, क्योंकि जो ग्लोबलाइजेशन है तो उसमें क्या होता है कि मल्टी कंपनी होती, मल्टी ना, तो क्या होती है कि इन्वेस्ट करते हैं दूसरे देशों में, ठीक है। और इसमें वस्तु हो गई, सेवा हो गए, ठीक है, इन सब का क्या आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसमें इसकी बात तो नहीं की गई थी। तो इस तरीके से हमारा देखते हैं, हमारा सेकंड ऑप्शन ही हो जाएगा जो कि गलत
है जो कि इससे लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया है। इन्होंने अपने बेनिफिट की बात की। इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा कि हमारा जो है ठीक है कि एक हम जहाँ जहाँ बेनिफिट होगा वहाँ पे वैश्वीकरण की बात आती, निजीकरण की बात आती है। ठीक है कि इन्होंने ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन क्या बात करता है कि दिस कंट्रीज कैन मेक यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी विदाउट इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जी ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये देश क्या होता है कि अनुसंधान और विकास में निवेश के बिना विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई इसमें और नहीं होता। और फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, यह परिवहन और संचार की लागत को कम करता है। जी बिल्कुल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के आने की वजह से तो स्टार्टिंग में तो था कि सही था, लेकिन अब क्या हो गया कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट हो गए या हमारे कम्युनिकेशन के जो भी हो गया ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो वर्डिंग कट गए हैं। ठीक है, तो सॉरी, आगे आगे की तरफ ध्यान दिया जाएगा आगे। ठीक है, तो इसको आप अभी देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए। तो क्या है, यह परिवहन और संचार की लागत को कम करता है। तो सही बात है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से कितनी मल्टी सिटी कंपनी आ गई हैं, कितना ज़्यादा ठीक है कि हो गया है कि हमारे जो परिवहन और संचार में विभिन्न प्रयोग आ गए हैं, तो इस वजह से उनकी लागत को कम किया गया है। ठीक है, कि पहले कोई भी चीज़ हाई कॉस्ट होती थी, लेकिन अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से वही चीज़ आपको बहुत कम में मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस अकॉर्डिंग टू आर डेनहार्ट एंड जे.बी. डेनहार्ट। अब यहाँ डेनहार्ट एंड डेनहार्ट से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी इसकी विशेषताएं नहीं है नई न्यू सार्वजनिक ठीक है सेवा, जिसे बोलते हैं ना कि नई सार्वजनिक सेवा, यानी कि न्यू सर्विस अप्रोच या न्यू सर्विस ठीक है, न्यू पब्लिक सर्विस। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वैल्यू एंटरप्रेन्योरशिप अबव सिटीजनशिप। सेकंड है वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी। थर्ड है सर्व रेदर स्टेट। देन फोर्थ है स्टेट सिटीजन नॉट कस्टमर्स। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 1। ठीक है, कि अब क्वेश्चन आंसर देखते ही पता चल जाता है, क्वेश्चन देखते ही ठीक है कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्योंकि आंसर 1 होगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू एंटरप्रेन्योरशिप अबव सिटीजनशिप। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि सिटीजनशिप के ऊपर तो वैल्यू एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं होगा, बट जब वैल्यू पीपल नॉट जस्ट प्रोडक्टिविटी, सही बात है कि लोगों को वैल्यू दी जाए। ठीक है, उनकी भी भूमिका ठीक है हमारे ब्यूरोक्रेट में है। ठीक है, और साथ साथ में प्रशासन में उनकी भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, और साथ साथ में थर्ड क्या सर्व रेदर स्टेट। ठीक है, इसकी बात होती है मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है कि ज़्यादा उनको लाभ मिले। ठीक है, इसकी बात करता है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन क्या है, सर्व सिटीजन नॉट कस्टमर। अब क्या इसमें बात आती है कि सिटीजन ठीक है कि एक सिटीजन की तरह देखा जाए, ना कि उनको कस्टमर की तरह देखा जाए, इसकी बात करने लगा था। जब हमारा एनपीएम आया तो एनपीएम में क्या देखा गया था, एनपीएम में हमारा कस्टमर ओरिएंटेड था। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड देखा जाता था। लेकिन जब हमारा ठीक है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच आया तो इसमें कहा कि नहीं, वह कस्टमर नहीं है सिटीजन, वह एक सिटीजन है वो। ठीक है, वो नागरिक है। उससे पहले जो हमारा एनपीए आया था तो एनपीए क्या बात करता था, एनपीए हमारा बात करता था वो भी सिटीजन की ही बात करता था। ठीक है, कि नहीं वो क्लाइंट की बात करता है, क्लाइंट ओरिएंटेड। ठीक है, और हमारा जब एनपीएम आया तो कस्टमर ओरिएंटेड। बट जब हमारा न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच आया तो हमारा किसी बात करने लगा, सिटीजन ओरिएंटेड की बात करने लगा कि लोगों को वैल्यू दी जाए, लोगों को प्रशासन में उनकी भागीदारी बनाई जाए। ठीक है, लोगों को बस बताया ना जाए कि हमने आपके लिए है पॉलिसी बना दी, आपके लिए हम काम कर रहे हैं। उनको बताया ना जाए, उनका भागीदार ही बनाया जाए, लोगों को एक उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए एक प्रशासन को चलाने के लिए। ठीक है, इसकी ही बात की गई थी। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। देन फिफ्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच स्कूल ऑफ थॉट स्टेट दैट गवर्नमेंट शुड नॉट बी रन लाइक ए बिजनेस, इट शुड बी रन लाइक ए डेमोक्रेसी। तो यह है ठीक है कि सरकार को ठीक है कि यह हमारी डेफिनेशन डायरेक्ट दी गई है और किसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यह वुड्रो विल्सन के द्वारा बात की गई थी जब उन्होंने साइंस की बात की थी। तो हमारा पहला ऑप्शन न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो इसकी बात किसने कहा है। ठीक है, तो इसकी बात हमारे ठीक है न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच की अभी हमने यही बात की थी। ठीक है, कि लोगों को ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट कहता है ना, गवर्नमेंट को शुड नॉट बी रन लाइक ए बिजनेस, उनको बिजनेस की तरह नहीं लाइक वो रन करना चाहिए, उनको एज ए डेमोक्रेसी ठीक है उनको रन करना चाहिए। ठीक है, इसकी बात न्यू पब्लिक सर्विस अप्रोच में की गई थी। ठीक है, कि उनको डेमोक्रेसी की तरह चलाना चाहिए, वो बिजनेस नहीं है।
सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर कॉल्ड प्रोफेशनल मैनेजर एज नॉलेज वर्कर। अभी आप नॉलेज वर्कर की अवधारणा को किसने दिया हुआ था। पहला ऑप्शन है ड्वाइट वाल्डो, सेकंड है फेरल हेडी, थर्ड है पीटर ड्रकर, देन फोर्थ है रॉबर्ट गोलम्बिविस्की। पीटर ड्रकर ने इसकी बात कही थी, ठीक है। प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में उन्होंने यह बात, उनकी बुक थी प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उन्होंने इसके बाद इसमें यहाँ पे की गई थी, ठीक है। उनकी बुक आई थी 64-65 में, उनकी बुक थी 1964-65 में आई हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पे उसकी बात कही गई थी। सेवंथ क्वेश्चन पर मूव करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन ऑब्स्टैकल टू इंटीग्रेशन इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स अकॉर्डिंग टू मैरी पार्केट फॉलेट। अभी हम मैरी पार्केट फॉलेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने किस, जो इसमें यहाँ पे उन्होंने कुछ बाधाएं बताई हैं, इसमें बताया कि इसमें कौन सी बाधा नहीं, ठीक है। पहला है एब्सेंस ऑफ इंटेलिजेंसी, तो यह तो बाधा है। सेकंड है हैबिट ऑफ इंजॉइंग डोमिनेशन, तो दूसरे के ऊपर वर्चस्व कर लेने से उनको आनंद प्राप्त होता है। कई हमारे ऐसे शासक रहे हैं जो दूसरों पे, हमारे अपनी जनता पे उन्हें वर्चस्व करने पे, किसी पे वर्चस्व करने से उनको मज़ा आता था, इसलिए वो वहाँ पे वर्चस्व करते थे, ठीक है। तो थर्ड है क्या, अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ लीडर, ठीक है। तो इसमें ये भी है कि उनका जो अनुचित प्रभाव होता है वो भी, ठीक है, हमारे बाधा ही है। लेकिन जो कीन परसेप्शन, जो हमारा उत्सुक धारणा, ये हमारी बाधा नहीं है। तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन पर मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंडेड रैशनैलिटी लीडिंग टू सेटिस्फाइंग डिसीजन, ठीक है। तो यहाँ पे सेटिस्फाइजिंग डिसीजन की बात की थी। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ 2 डिसीजन की बात की गई थी, ठीक है, कि यह सेटिस्फाइंग डिसीजन कहाँ से मेल खाता है, ये हमारा प्रशासनिक मनुष्य से मेल खाता है, जी, जिसे बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की बात करते हैं। कौन करते हैं, हमारे, ठीक है, हर्बर्ट साइमन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है जो इसके लिए बोला गया है कि सेटिस्फाइंग डिसीजन के लिए, ठीक है, नोट रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बाउंड्री रैशनैलिटी के लिए। पहला ऑप्शन है डायनेमिक रेदर देन स्टैटिक नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिविटी। जी बिल्कुल सही है कि स्टैटिक नेचर होना चाहिए, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन एज वेल एज लिमिटेड कैपेसिटी टू प्रोसेस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट कंटेन अ बिल्ट इन फीडबैक टाइम एंड कॉस्ट कंस्टेंट, ठीक है। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा थर्ड, इन कंटेंट अ बिल्ट इन फीडबैक। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय लूथर गुलिक। लूथर गुलिक के द्वारा कौन सा हमारा, ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है। पहला है बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, ठीक है, इसकी बात की गई थी। टाइम एज ए क्रूशियल फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग एज ए डायनेमिक फैक्टर, ठीक है। फिर बात आती है फिक्शन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बाद इन्होंने फिक्शन ऑफ अथॉरिटी की बात नहीं की थी, इन्होंने डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात की थी, इन्होंने टाइम एंड क्रूशियल फैक्टर इन ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, टाइम के महत्व की बात की थी, साथ साथ में इन्होंने ह्यूमन बीइंग एज ए डायनेमिक फैक्टर की बात इन्होंने की थी, ठीक है। हमारा 10th क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द थ्योरी ऑफ वाई एसम्पशन, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ वाई से कौन सा सही नहीं है। पहला, इट इज़ रेलिवेंट टू लाइन स्टाफ रिलेशन, स्कैनन प्लान वॉज रिलेटेड टू इट, इट सीक्स एक्सट्रेनिक मोटिवेशन, इट इज़ पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। क्या है हमारा, यह है कि इट सीक्स एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन की बात नहीं की गई थी। सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग। और इस तरीके से कल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट पे 3rd वीडियो आ जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट की, और परसों हमारे जून 2019 जो हमारी सीरीज़ चल रही है इसका भी 3rd पार्ट आ जाएगा। तो आपको कंटिन्यू 1 by 1, ठीक है, सीरीज़ आपको मिलती रहेगी, और आप लोग अपनी प्रिपरेशन भी करते रहिए और इधर क्वेश्चन भी MCQ करते रहिए। सो थैंक यू सो